नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज बात करेंगे फिर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी बवंडर आ रहे थे उसे थामने के लिए संघ परिवार और बीजेपी ने क्या बनाया है प्लान। और साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल को नहीं। और इसी तरीके से राहुल की ट्विटर पॉलिटिक्स पर और कुल 5 खबरों पर राज की बात होगी आपके लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से ऊहापोह के हालात बने हुए थे उसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। अभी बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ अभी भी राज है। तो इन्हीं राज की बातों से उठाएंगे हम पर्दा और हम आपको बताएंगे कि जो छपा है वो तो है, लेकिन उसके पीछे क्या छिपा है। पहले दिल्ली आला कमान का लखनऊ जाना, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, दिल्ली जाकर भी सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलना। इन तमाम सियासी घटनाक्रमों में राज की बात की पूरी श्रृंखला छिपी हुई है, जो बताती है कि यूपी की राजनीति और यूपी बीजेपी में अभी बहुत कुछ सामान्य तो नहीं था। राज की बात ये कि चुनावों से चंद महीने पहले ये जो पूरी कवायद चल रही है इसमें कुछ बदलाव जरूर होंगे, मंत्रिमंडल में भी, संगठन में भी और कुछ चेहरों में भी। सियासी समीकरणों के लिहाज से कुछ चेहरों का पद और कद बढ़ेगा। वैसे बड़ा चेहरा कोई नहीं बदलेगा, लेकिन दिखने में जो आपके सामने आएगा हकीकत उसके पीछे की कुछ अलहदा होगी। तो इन्हीं राज की बातों से हम उठाएंगे पर्दा, जैसा मैंने आपसे कहा था। लेकिन ये आपको बता दें कि ये सारी तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन इन जतन के पीछे क्या राज हैं, इस पर करते हैं आगे बात। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से। सीएम दिल्ली आए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन के किसी अन्य पदाधिकारी से मिलने के बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे। इसी मुलाकात के बीच बीजेपी सरकार की सहयोगी और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी पहुंची और वार्ता का दौर लगभग 1.5 घंटे का रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलना तो प्रधानमंत्री मोदी से था, उनसे ही मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन पहले उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। और यहीं छिपी है राज की बात, जो कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताई थी कि अमित शाह ही उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान संभालने जा रहे हैं। इसीलिए पीएम से मिलने से पहले योगी ने जाकर उनको उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए ये बात उनको अमित शाह ने बताई, समझाई और उसका वर्क प्लान भी बना दिया। वास्तव में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही टसल, मंत्रियों और विधायकों में असंतोष, संगठन की अपेक्षा और उपेक्षा के आरोप समेत सभी राजनीतिक विषयों पर शाह ने ही योगी से चर्चा की। सीएम योगी के भी कुछ विषय थे, उन पर भी बात हुई। यूपी में नौकरशाहों का हावी होना और मंत्रियों और विधायकों या जनप्रतिनिधियों की न सुने जाने से असंतोष सबसे ज्यादा है। योगी को इस मुद्दे को गंभीरता से तत्काल संबोधित करने को कहा गया। न सिर्फ कहा गया, बल्कि इसके लिए एक प्रक्रिया भी तय कर दी गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन का माहौल बना, वो केंद्र सरकार को बेहद नागवार गुजरा है। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी के खास नौकरशाह रहे AK शर्मा एमएलसी बनने के बाद जब लखनऊ पहुंचे तो उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ उसे बेहद आपत्तिजनक माना गया है। और केंद्रीय नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रभावी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण, उनके बीच में विश्वास बहाली हो, ये उसकी प्राथमिकता है। यूपी में जीत के शिल्पकार रहे शाह ने योगी को स्पष्ट समझा दिया कि इस समीकरण को मजबूत करने के लिए संगठन या केंद्र की तरफ से जो भी कदम उठाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं उनमें सहयोग करना बहुत जरूरी है। इन्हें साधे बगैर यूपी की सत्ता नहीं पाई जा सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। राज की बात यह है कि प्रधानमंत्री से हुई लगभग 80 मिनट की मुलाकात में सरकार की योजनाओं पर ही प्रमुखता बात हुई। इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा बेहद कम, वादों के क्रियान्वयन पर ज्यादा फोकस रहा। राज्य की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर सीएम योगी ने पीएम को प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे।
इसमें योगी से योजनाओं में देरी या कमियों पर खुलकर पूछताछ हुई। साथ ही केंद्र से जो मदद या अपेक्षाएं हैं उन पर भी योगी ने अपनी बात रखी। पीएम ने यूपी में विकास कार्यों का एक तरह से रिव्यू करते हुए कुछ परियोजनाओं में देरी पर सीधे सवाल भी पूछे। साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों की स्थिति पर भी चर्चा की। बाकी बचे समय में ये सब कैसे पूरे किए जाएंगे, इस पर भी जवाब तलब किए गए। केवल योजनाओं का प्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि उन मसलों पर भी बात हुई जिसको लेकर कई जनप्रतिनिधियों की शिकायत बीएल संतोष के साथ बैठक में सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिकायत यह है जनप्रतिनिधियों को कि वहां पर नौकरशाही हावी है और राजनेताओं की नहीं सुनी जा रही है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, पीएम मोदी ने इस पर भी योगी से बात की। और पीएम मोदी का स्पष्ट मानना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। जिन वादों के साथ बीजेपी घोषणा पत्र में वहां उतरी थी, उनको जमीन पे उतारा जाना चाहिए। और साथ ही पीएम मोदी ने जो वहां पर परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी प्रगति की भी समीक्षा की और उस पर तीखे सवाल भी किए। मुख्यमंत्री को भी पार्टी को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल समेत तमाम फैसलों को लेने का अधिकार होगा, लेकिन केंद्र के कोटे से तय किए गए नामों को मंत्रिमंडल समेत विभागों में जगह देनी होगी। इसके बाद योगी की आखिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। नड्डा ने संगठन की तरफ से सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर तफसील से चर्चा की। नड्डा ने योगी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, जिस तरह से बीमारी से उठते ही वे कोरोना पर नियंत्रण के लिए जुटे, वैसी ही निरंतरता और जिजीविषा से लगातार लगे रहने की जरूरत है। अब मृदुभाषी जेपी नड्डा ने योगी की तारीफ तो की, लेकिन बेहद सौम्य तरीके से उनको आईना भी दिखा दिया और एक राजनीतिक संदेश भी दे दिया। जेपी नड्डा ने योगी से कहा कि जिस तरीके से योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, चाहे वो कोरोना से निपटने को लेकर कदम उठाए गए हों, उन पोस्टरों में पीएम मोदी को प्रमुखता से होना चाहिए और हर जगह पीएम का ही चेहरा आगे करना चाहिए, क्योंकि वही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है और उनके बूते ही पार्टी वहां पर जीतती रही है। आपको बता दें कि तमाम यूपी के पोस्टरों से पीएम की फोटो गायब हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी के लखनऊ वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक हुई। इस बैठक के पीछे की राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का आला कमान पूरी सक्रियता के साथ डट गया है। हालांकि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाए या कुछ समय बाद, इस पर विचार विमर्श जारी है। लेकिन इतना तो संदेश साफ हो गया कि यूपी की सत्ता को बीजेपी अपने हाथ में बनाए रखने के लिए हर वो फैसला लेने के लिए तैयार है जो मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी है। अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का घटनाक्रम आपके सामने है और समझना मुश्किल नहीं है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो इतनी कवायद क्यों होती। लेकिन जब बीएल संतोष लखनऊ गए थे, उसके बाद से ही ये स्पष्ट हो गया था कि संघ और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में आगे आएगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के चेलों और चपाटों ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सामने योगी को खड़ा करने की कोशिश की, ऐसा लगने लगा कि जैसे योगी वर्सेस केंद्र हो गया है। तो उसको हवा में उड़ाने के लिए केंद्र और बीजेपी ने अपना काम कर लिया है और योगी को दिल्ली बुलाकर सख्त संदेश भी दे दिया गया है। लेकिन अब असली चिंता यह है कि कैसे सबका साथ सबका विकास जो जनता के लिए नारा है, उसी तरीके से पार्टी में सबका साथ लिया जा सके, उसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही संगठन सरकार के भीतर उपजते असंतोष के मद्देनजर ही 3 स्तरों पर यूपी में काम किया जा रहा है। पहला, झगड़ा सतह पर न आए। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग पर कोई समझौता न दिखे। तीसरे, प्रभावी तरीके से योजनाएं सड़कों पर उतरे। राजनीतिक समाधान और फैसलों के लिए अमित शाह को फिर से जमीन पर उतरना पड़ा है। बाकी मंत्रिमंडल और संगठन में जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं। इस कड़ी में अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। पिछड़ों में कुर्मी वोटों के लिहाज से ही स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अनुप्रिया को वापस लाने की तैयारी इस बात का संकेत है कि वो उद्देश्य सफल नहीं हो सका। साथ ही संगठन मंत्री सुनील बंसल ने जिस तरह से यूपी में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संभाला था, स्वतंत्र देव के अध्यक्ष बनने के बाद उस पे भी फर्क आया है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर मंथन हुआ, ताकि पिछड़ों के बीच में संदेश दिया जा सके और साथ ही जो लोग पार्टी के अंदर नाराज हैं उनको भी सांत्वना मिल सके।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो दिल्ली में 3 दिन का चिंतन शिविर चला था, उसी में इस बात के निर्देश दे दिए थे कि योगी का सम्मान बना रहे और साथ में जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी भी दूर हो, इसका रास्ता बता दिया गया था। संघ का मत है, लंबे समय बाद जब सरकार आई है तो 2-3 व्यक्तियों के अहंग के टकराव के चलते संघ का एजेंडा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो सामाजिक परिवर्तन शुरू हुए हैं उनकी गति ना रुके और उनको तार्किक परिणति तक पहुंचाना है, ये सुनिश्चित करना है। तो राज की बात यही है कि संघ के इस फार्मूले के तहत ही बीच का रास्ता निकालकर चुनावों की तरफ बढ़ा जा रहा है। संघ की जैसी इच्छा थी योगी का सम्मान बना रहे, लेकिन योगी को समझाया भी गया है और संतुष्टों को भी समझाया गया है कि बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट होकर लड़ें, वरना मैदान में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे जो असंतुष्ट हैं और जो मुद्दे हैं उनको भी दूर करने के लिए केंद्र पूरी तरीके से चुनावों तक कमान अपने हाथ में रखेगा, ये आपको संकेत पहले ही मिल चुके हैं। सियासत का सिकंदर वो होता है जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, जनता जिसको सिर माथे पर बैठा है। और अगर सूबा उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा हो तो वहां पर सिकंदर भी कई हो सकते हैं। जाहिर है जब सिकंदर कई हैं तो सत्ता का बादशाह बनने के लिए उन सिकंदरों के बीच में प्रतिभागिता होगी, प्रतिद्वंदिता होगी और उनमें से जो क्षेत्र, वर्ग और लोगों के मुद्दों को उठाते हुए उनकी भावनाओं से जुड़ पाएगा वो सत्ता का बादशाह बन जाएगा। तो बात करते हैं राज की बात में, कौन सिकंदर बादशाह बनने के लिए क्या रणनीति बिछा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले की सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा गहमा गहमी सत्ता पक्ष में दिख रही है। केंद्रीय नेता लखनऊ आ रहे हैं, सीएम व राज्य के नेता दिल्ली जा रहे हैं। पुराने समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद भी तेज है। मोदी शाह ने जिस समीकरण के सहारे 2014, 17 और फिर 19 में जीत का परचम फहराया, विपक्ष के हर गठबंधन का चक्रव्यूह भेदा, उसी को दुरुस्त करने में बीजेपी और संघ परिवार पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। वहीं विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही है। एक बात आपको समझनी होगी कि राजनीति में अगर जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वही हो रहा हो। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। अगर उदाहरण देखना है तो पंचायत चुनाव देख लीजिए, वहां पर बीजेपी बहुत कुछ करती दिखाई पड़ रही थी, समाजवादी पार्टी कुछ करती नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए और निर्दलीय ज्यादा जीते। तो इसके पीछे भी कोई कहानी थी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यूपी में जो सियासी हालात चल रहे हैं उसमें बीजेपी हर लिहाज से मजबूत नजर आती है, चाहे नेतृत्व हो या संगठन या फिर काडर। इसके बाद भी सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसा होते नहीं दिख रहा कि बीजेपी को चुनौती मिलती दिखे। मगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने ये तो बता दिया कि बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं, बशर्ते विपक्ष की सक्रियता हो और उसके पत्ते ठीक से चले जा सके। राज की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका अब तक दुर्जय रहा है उसे अजय करने के लिए अखिलेश यादव एक दांव खेलने वाले हैं। फिलहाल वहां पर किसान आंदोलन चरम पर है। जाटों के बीच में केंद्र सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बहुत ज़्यादा है और इसी बीच रालोद सुप्रीमो रहे चौधरी अजीत सिंह का निधन हो चुका है, तो उनके पक्ष में वहां पर सहानुभूति भी काफ़ी है। ऐसे में अखिलेश यादव जाटों के प्रमुख चेहरे चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर यहां पर अपना परचम फहरा सकते हैं। ध्यान रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ पर दलित, मुस्लिम और जाटों की संख्या के लिहाज से वर्चस्व रहा है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 6 दर्जन सीटें जाट लैंड कही जाती हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व हमेशा जाट नेताओं के हाथ में चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही रहा है। जाट यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी के साथ जाते रहे या फिर चौधरी चरण सिंह की विरासत के नाम पर चौधरी अजीत सिंह के साथ। मोदी शाह के युग में हिंदुत्व के नाम पर पिछले 3 चुनावों से तमाम दावों और नाराजगियों के कयास के बावजूद जाटों ने बीजेपी का ही साथ दिया। सपा के पास मुस्लिम वोट बैंक तो यहाँ है, लेकिन दलित, जाट और अगड़े उससे अलग ही रहे। अभी जाट नेतृत्व तो बिल्कुल हाशिए पर है। चौधरी अजीत सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में जाटों का सहानुभूति वोट रालोद यानी जयंत के साथ जाने की पूरी संभावना है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि यहाँ पर कभी चुनाव खत्म ही नहीं होते हैं।
या बल्कि यूं कहें कि चुनाव से उबरने का मौका ही नहीं मिलता है। अभी पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव गए नहीं कि अब अगले साल फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों के साथ 5 राज्यों के चुनाव हैं। और पंजाब में खास तौर से जिस तरीके के प्रयोगों की भूमिका बन रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। राज की बात इन्हीं प्रयोगों पर कि गठबंधन की ये जो नई किस्म है क्या शक्ल लेती है और इसका क्या स्वरूप सामने आता है। सियासत में सदन और सड़क के संग्राम के समानांतर एक सोशल मीडिया वाली जंग भी खड़ी हो गई है। ये आम धारणा बन चुकी है कि अगर सोशल मीडिया पे आपकी स्ट्रेटजी मजबूत है तो जनता को आप बेहतर तरीके से संबोधित कर पाएंगे और उनसे जुड़े मुद्दों से आप उनको भी जोड़ पाएंगे। लेकिन एक गलती आपको किस तरीके से सत्ता से बेदखल कर सकती है और अच्छी रणनीति कितनी मददगार साबित हो सकती है सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पर, इसके भी कई उदाहरण हैं। तो राज की बात में सोशल मीडिया के इसी संग्राम से जुड़ी बात हम आपको बताएंगे। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने तमाम अपने करीबी सिपहसालारों के साथ उन लोगों को भी अनफॉलो कर दिया था जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में शीर्ष मुकाम रखते हैं। राहुल गांधी की तरफ से ट्विटर पर अनफॉलो किए जाने वालों की लिस्ट में कांग्रेसी भी थे, पूर्व कांग्रेसी भी थे, पत्रकार भी थे और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग भी थे। लेकिन अब जो हम आपको राज की बात बताने जा रहे हैं उसमें राहुल गांधी की जो ट्विटर पॉलिसी है उसमें देश की मौजूदा परिस्थितियों के तहत क्या बदलाव हुआ है। आने वाले समय में वो लाखों लोगों को या हजारों लोगों को फॉलो करते नजर आ सकते हैं और उसमें तमाम पत्रकारों को भी, जबकि इससे पहले उन्होंने तमाम लोगों को अनफॉलो किया था जिसमें उनके अपने भी थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो राहुल ने अपनी ट्विटर पॉलिसी बदली। पूरी कहानी को समझने के लिए आप निखिल अल्वा का ट्वीट देखिए, जो पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा के बेटे और राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। जिस दौर में राहुल गांधी ने चंद लोगों को ही फॉलो करने का फैसला किया, ठीक उसी दौर में निखिल अल्वा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीति की प्रशंसा की और बताया कि वो लगभग 5.5 लाख लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें उनके आलोचक भी भरपूर हैं। इस ट्वीट को कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की पॉलिसी के खिलाफ आवाज के तौर पर भी देखा जा सकता था, लेकिन ऐसा न करते हुए रणनीति में बदलाव हुआ और राज की बात ये कि ओबामा की तर्ज पर ही राहुल गांधी भी अब देश के तमाम लोगों को फॉलो करेंगे। इस रणनीति को बदलने के पीछे भी एक राज की बात है। निखिल अल्वा के ट्वीट के बाद अगर राहुल इस पर अमल करते हैं तो इसे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के रूप में देखा जाएगा, जो कि तमाम सत्ताधारी दलों के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा लिबरल या सौम्य या ज़्यादा खुला हुआ दिखाने की कोशिश होगी, जिससे युवा जुड़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि निखिल अल्वा के जिस ट्वीट से बात शुरू हुई थी वहां पर पहले पत्रकारों को अनफॉलो किया गया था और तमाम अपने लोग को भी अनफॉलो किया गया था। लेकिन राज की बात यह है कि राहुल गांधी अब देश के हर राज्य से पत्रकारों को फॉलो करेंगे। उनकी गिनती पता नहीं, लेकिन दिलचस्प बात है कि उनमें तमाम आलोचक पत्रकार भी होंगे, जिससे संदेश दिया जाए कि बराक ओबामा की पॉलिटिक्स की तरह ही राहुल भी इस खुली हुई राजनीति में यकीन रखते हैं। अब देखना होगा ये जो बराक पॉलिसी है राहुल को कितना फॉर्म में ला पाती है। दो 2016, 2019 और 2021 में बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए अपने घोड़े पूरी तरीके से छोड़ दिए। ये जतन अनवरत जारी रहा, लेकिन जो सपना था या जो लक्ष्य था वो पूरा ना हो सका। ममता का किला दरका तो, लेकिन बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में नाकामयाब रही। तो अब सवाल ये है कि इतने आक्रामक तरीके से जिस राज्य को जीतने के लिए बीजेपी ने प्लान चलाया था, क्या वो अनवरतता जारी रहेगी? तो आप अगर सोच रहे हैं कि ये 5 साल बाद वो शुरू करेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी पूरे आक्रामक तरीके से अभी भी लगी रहेगी। नए सिरे के प्लान और नए चेहरे के साथ बीजेपी बंगाल में उतरने जा रही है। आज राज की बात में हम आपको उसी रणनीति और रणनीति के नए सारथी का नाम बताने जा रहे हैं। बीजेपी के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही राज की बात यह है कि बंगाल विजय के लिए अब लड़ाई महिला बनाम महिला की जाएगी। ममता बनर्जी के सामने अब एक महिला नेता को ही उतारा जाएगा, जिसका सियासत में इतिहास जुझारू है और बड़ों बड़ों को उखाड़कर धूल कर देने की उपलब्धि।
ममता की राजनीति को बंगाल में स्मृति बना देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने जा रही है। अमित शाह जी बार-बार बोलेছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। अपने 1.5 दशकों के राजनीतिक कैरियर में बीजेपी की स्मृति ईरानी को, जो छोटे पर्दे की बहू से लेकर यहां तक का सफर पूरा किया, उनको तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ा। बीजेपी ने उनको तमाम अहम परीक्षाओं में उतारा। कई में वो फेल भी हुई, लेकिन लगातार दृढ़ रही, निरंतर रही। उनकी इसी दृढ़ता का नतीजा था कि अमेठी में कांग्रेस का किला ढह गया। अब उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी जा रही है। और अगर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में कहें कि अभी हम बंगाल का विधानसभा चुनाव हारे हैं, बंगाल को नहीं, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम बंगाल जीत नहीं लेंगे। राज की बात यह कि बीजेपी के इन इरादों को मुकम्मल शक्ल देने के लिए अब स्मृति ईरानी को बंगाल का दायित्व देने जा रही है। बीजेपी ने छोटे पर्दे की सबसे बड़ी अदाकार से सियासत में जोरदार एंट्री लेने वाली बहू को बंगाल की सियासी चाबी थामने का मन बनाया है। स्मृति ईरानी को बंगाल की सियासी जंग में उतारने के पीछे कई दमदार वजहें हैं, जिसके बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया है। स्मृति ईरानी को बंगाल की बागडोर देने के पीछे वजह यह है कि उनका बैकग्राउंड भी बंगाल का है। वो बांग्ला बोल और समझ सकती हैं और जनता से बिना भाषाई अड़चन के सीधा संवाद स्थापित कर सकती हैं। दीदी, टीएमसी যাচ্ছে, बीजेपी আসছে। साथ ही बीजेपी का मानना कि ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता का जवाब एक महिला नेत्री से दिलाना ही सियासी रूप से उचित होगा। फिर ममता की तरह ही जुझारू और निडर छवि का होना भी स्मृति के लिए और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। इन सब के बीच एक सबसे अहम बात यह कि महिला बनाम पुरुष की सियासी लड़ाई में कोई भी बयान या सियासी छींटाकशी बीजेपी और उनके नेताओं के लिए ही उल्टी पड़ जाती थी। जबकि एक महिला नेता जब दूसरी महिला नेता पर कोई हमला बोलेगी तो उसे सामाजिक और सदाचार की कसौटियों पर कसकर दिल का ताड़ बनाना ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की बेटी के रूप में खुद को पेश करने वाली ममता बनर्जी के सामने पूरे देश की छोटे पर्दे से बहू के रूप में उभरी स्मृति ईरानी, जिन्होंने गांधी परिवार के गढ़ में अपना परचम फहरा दिया, वो पश्चिम बंगाल में ममता को कितनी चुनौती दे पाती हैं और अमेठी की सांसद बंगाल की जनता की कितनी ममता हासिल कर पाती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि यहाँ पर कभी चुनाव खत्म ही नहीं होते हैं, या बल्कि यूं कहें कि चुनाव से उबरने का मौका ही नहीं मिलता है। अभी पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव गए नहीं कि अब अगले साल फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों के साथ 5 राज्यों के चुनाव हैं। और पंजाब में खास तौर से जिस तरीके के प्रयोगों की भूमिका बन रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। राज की बात इन्हीं प्रयोगों पर कि गठबंधन की ये जो नई किस्म है क्या शक्ल लेती है और इसका क्या स्वरूप सामने आता है। कट्टर जट सिखों वाली सियासत करने वाले अकाली दल के साथ हिंदू वोटरों के बीच लोकप्रिय माने जाने वाली बीजेपी का गठजोड़ उन्हें सत्ता तक ले जाता था। लिहाजा अकाली दल ने इस बार यहां बड़ा दांव खेला और बीएसपी आला कमान के खास सतीश मिश्रा से संवाद स्थापित कर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लिया। श्रोमणी अकाली दल के मन में एक सोच हमारे वर्कर में है कि जो हमारा पुराना रिश्ता था बहुजन समाज पार्टी, वी शुड गेट टुगेदर। जो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल सेम ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अगर आप हमारी फोकस देखें, फोकस एरिया श्रोमणी अकाली दल का है गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये हमारी बेसिकली कोर वोट है और हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहे। वैसे पहला सवाल ये उठ रहा कि जो पार्टी बीएसपी अपने मूल राज्य में अस्तित्व की जंग लड़ रही है उस पर भला अकाली दल क्यों दांव लगाता है। तो इस सवाल का जवाब भी एक राज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब के सत्ता के संग्राम में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद मुकाबला यहाँ पर न सिर्फ कड़ा हो गया है बल्कि बेहद दिलचस्प भी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीएसपी जैसी पार्टी जो खुद अपने प्रदेश में हाशिए पर है उसके साथ अकाली दल क्यों गई। तो इसके पीछे राज की बात है वहाँ का जाति समीकरण।
दरअसल पंजाब में दलित वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है और बसपा इसी वर्ग की पार्टी मानी जाती है। भले ही यूपी में ये दल गिनती की सीटें और लगभग 22% सीटों पर सिमटा हो, लेकिन पंजाब में अकाली दल के लिए संजीवनी बन सकता है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 2017 की जंग में आम आदमी पार्टी ने इसी वोट में सेंध लगाकर अपनी जमीन बनाई थी। चूंकि पंजाब में किसान आंदोलन के मामले पर बीएसपी ने किसानों का समर्थन किया, अकाली ने अपने मंत्री का इस्तीफा करवाया और आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन को खुला समर्थन देने का ऐलान किया था। लिहाजा तीनों दलों का दावा किसानों पर होगा। अब किसान किस पर अपना प्यार बरसाते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन दलित वोटों को जिसने साथ लिया उसके लिए पंजाब का किंग बनना आसान हो जाता है। यही वजह है कि अकाली दल ने इस बार बीजेपी से दूरी बनाकर बसपा को साथ चुनने का फैसला किया है। ध्यान रहे कि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन के दौर में केवल 23 सीटें कमल को दे देती थी। वही फार्मूला अकाली दल बीएसपी पर भी लागू करना चाहती थी, लेकिन अब बसपा 20 सीटों पर मान गई। बंटवारे का गणित किसी भी आंकड़े में फिट हो, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में हाशिए पर जा चुकी बीएसपी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि पंजाब के समीकरण ही ऐसे हैं कि उसको सेंट्रल स्टेज पे ला दिया गया है। और राज की एक बात और, बीजेपी भी इस बार दलित वोटों पर ही प्रमुखतया दांव खेलने जा रही है। 1/3 टिकट दलितों को दिए जाने की वहां पर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही सिख और हिंदू वोटों के लिए भी वो अपने प्रत्याशी खोज रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए। पिछली बार जो दलित वोटरों के सहारे बिल्कुल कड़े मुकाबले में पहुंच गई थी, और वही बेचैनी कांग्रेस में भी कम नहीं। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।